नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। और हम शुरुआत कर रहे थे अगली शिक्षण विधि, शायद क्रम से 17 नंबर की विधि हो सकती है। ये देख लेना अपना क्रम, 17वीं विधि है, शायद पेन चेंज कर लेते हैं। 17वीं विधि है और विधि का नाम है भाषा प्रयोगशाला विधि। इसके प्रवर्तक लिख लो आप पहले। ठीक है। ये 1965 है, थोड़ा देख लें। डैनियल डेविस, पूरा नाम लिख देता हूँ। डैनियल डेविस, भाषा प्रयोगशाला विधि। देखो, साधारण रूप में समझ लें। मैं इसको साधारण भाषा में कहूँ ना, अगर आप आज की तारीख में इस विधि को देखें तो ये एक लाइब्रेरी मेथड है। आप जैसे कई लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ हालांकि अध्यापक नहीं होता। अगर मान लीजिए लाइब्रेरी जो है वो आपकी कक्षा में हो, तो पहले जब लाइब्रेरी नहीं थी तो भाषा शिक्षण यंत्र होते थे। लिंगुआ फोन है, ग्रामोफोन है, जितने भी ये यांत्रिक चीज़ें होती थी वो शिक्षक का कार्य कर। धीरे धीरे आधुनिकता का जब दौर आया तो उस आधुनिकता के दौर में क्या हुआ कि इस विधि को भी प्रयोग किया जाने लगा। अब होता ये था कि अध्यापक एक चीज़ पढ़ा रहा है, छोटे बच्चे होते हैं वो संकालू, लज्जाशील और भयावह होते हैं, डरते हैं। तो उनके लिए इस विधि का मेथड के रूप में प्रयोग किया गया कि जैसे लिंगुआ फ़ोन है, ग्रामोफोन है, इनमें क्या किया गया, टेप रिकॉर्डर है, तो इनसे क्या किया गया, जो भी चीज़ पढ़ानी है उसको इसमें रिकॉर्ड कर लिया और फिर बच्चों को कह दिया कि आप यहाँ पढ़िए इनमें। तो देखिए यहाँ अध्यापक का स्थान कौन ले लेता है, यंत्र ले लेते हैं। नाम से पता चलता है भाषा को है वो एक प्रयोगशाला के रूप में, प्रयोगशाला में लाइब्रेरी मान लीजिए आप, सीधा सीधा भाषा की एक प्रयोगशाला बना दी, लाइब्रेरी बना दी भाषा सिखाने के लिए, और उसमें शिक्षण यंत्र रख दिए, टैप रिकॉर्ड रख दिया, बच्चे को बिठा दिया कि हाथ पकड़ो। तो ध्यान रखो, यहाँ सुनने और बोलने पर बल ज़्यादा दिया जाता है, सुनने और बोलने पर। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल के अंदर 12 बजे एक बच्चों के लिए ज्ञानवाणी वगैरह प्रोग्राम आते थे, तो उस समय बच्चे जो थे वो घर से इस विधि का अध्ययन करते थे। वो चीज़ें स्कूल में भी जैसे मोदी जी की मन की बात कहीं सुनाई जाती है, तो वो भाषा प्रयोगशाला विधि है, वो यंत्र है, उस यंत्र के माध्यम से। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। देखो, पहला बिंदु लिखें, शिक्षक का स्थान भाषा प्रयोगशाला यंत्र यथा टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन ले लेते हैं। ये शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। शिक्षक का भूमिका में ज़्यादा नहीं है। शिक्षक क्या करेगा, इसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल करवा देगा और बच्चा उनसे सीखेगा। 2-3 चीज़ें इससे सामने आती हैं। एक तो क्या होता है कि कई बार कोई टीचर एक बात बोल जाता है और बच्चे क्या होते हैं, संकालू प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो शिक्षक को पूछते नहीं वापस। मैथ के अंदर कोई टीचर पढ़ा रहा है, ये भुजा वगैरह बता रहा है, ये भुजा इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है, फिर इनका वर्क करेंगे, तो बच्चे क्या पूछते नहीं है बीच में। इससे फ़ायदा क्या हो गया, इसको बेक करके वापस पढ़ सकते हैं। तो एक अच्छा सवाल बनता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें बच्चे को दोहराने का
रिवीजन का सबसे ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसका भाषा प्रयोगशाला भी, इसमें रिवीजन का सबसे ज़्यादा अवसर मिलता है। टीचर एक बिंदु क्या बार बार रिवीजन नहीं करेगा, वो एक बार पढ़ा देगा, नहीं समझ में आ गया कि क्वेश्चन, चलो मैं दूसरी बार करवा देता हूँ, नहीं समझ में आया तीसरी बार करवा देता हूँ, फिर नहीं करवाएगा। लेकिन यंत्र है, यंत्र को तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, 50 बार देख लीजिए उसे, और हम गानों को न जाने कितनी बार देखते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें दोहराने के सबसे ज़्यादा अवसर, दोहराव के अवसर। दोहराने के सर्वाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। छात्र को क्या होता है, इसमें दोहराने के सर्वाधिक अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो बार बार इस चीज़ को देखेगा, पढ़ेगा और वापस बैक कर लेगा, वापस पढ़ लेगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, इससे क्या होगा कि दो तीन समस्या और सामने आती है। फिर क्या होता है कि आज के ज़माने में अगर इस विधि को प्रयोग करके पढ़ाया जाए तो इसका नुकसान क्या होता है। तो एक तो शिक्षक और छात्र के बीच का जो हम पढ़ रहे थे कि भाई सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो नहीं रहेगा इसमें शिक्षक और छात्र के बीच में एक खाई पड़ जाएगी, दूरियां बढ़ जाएगी। क्योंकि शिक्षक को जो चीज़ बतानी थी वो तो ग्रामोफोन बता रहा है। आपने देखा होगा कई चैनल वगैरह पढ़ा के लोग बहस कर लेते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसे पढ़ा है सर, आप क्या बता रहे हो ऐसी बात। तो वो शिक्षक और छात्र के बीच में दूरी पैदा करती है। तो ध्यान रखें, एक बिंदु और ये है, शिक्षक व छात्र के मध्य उचित संबंध नहीं होता, उचित संबंध नहीं रहते। हालांकि स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, उच्चारण का प्रयास इसमें अच्छा होता है। अगर मान लीजिए कोई लिंगुआ फोन के अंदर बारकड़ी है, वो बहुत अच्छे से गा कर राग में गाई जा रही है, तो बच्चे आराम से सोते सोते गाते हैं। आज भी आप छोटे छोटे बच्चों को देखना फ़ोन के अंदर जिस जैसे वो गाते हैं उसके पीछे पीछे गा के कविताएं याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कक्षा के अंदर जो स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं वो इस विधि का प्रयोग करें तो जोर आता है, वो सीधा पर्यवेक्षित विधि का यूज़ कर लेते हैं, सुपरवाइजर विधि का। पढ़ो, कौन कैसे पढ़ रहा है देखें, आसान रहती है। तो ध्यान रखें, इसमें एक दिक्कत क्या आती है, भाषा प्रयोगशाला विधि का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आज भारत में भारतीय शिक्षा की जो स्कूलें हैं, भारतीय विद्यालय जो है, सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी विद्यालय जो है, उनमें ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। भाषा शिक्षण यंत्र है ही नहीं, और इतने यंत्र उपलब्ध करवाना संभव भी नहीं है। भारत के अंदर, मैं कहता हूँ भारत के अंदर आप देखना, जितने बच्चे विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, उनकी गिनती की जाए कि कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो शायद कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा तो स्कूल जा रहे हैं हमारे। तो इतनी बड़ी एक भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था इतनी बड़ी है, भारत एक जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, और उम्मीद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जल्द ही भारत पहले नंबर पे आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। तो क्या कहते हैं कि इतना बड़ी जो शैक्षिक व्यवस्था भारत की, उसके अंदर इतने शिक्षण यंत्र उपलब्ध करवाना आसान नहीं होता। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है कि ऐसे कक्षाओं का निर्माण करना, है ना, ऐसी कक्षाओं का निर्माण करना संभव नहीं है। अर्थात भारत में ऐसी कक्षाएं अभी तक, ऐसी भाषा प्रयोगशालाएं अब तक बनी ही नहीं है, सिर्फ प्रयोग करने के लिए बनी है कि चलो भाई इसको प्रयोग कर लें। ठीक, देख लो भाषा प्रयोगशाला, इसके प्रवर्तक का नाम याद रखना है, 2-3 विशेषताएं याद रखना है। देखो भाई अगली, यह महत्वपूर्ण विधि, नाम से पता है व्याकरण की विधि है।
व्याकरण अनुवाद विधि। ये जो व्याकरण अनुवाद विधि है, इसके 2-3 नाम याद रख लेना, ज़्यादा नहीं इसमें। शास्त्रीय या परंपरागत विधि। भारत में इस विधि को रामगोपाल भंडारकर ने इसको प्रयोग में लाए थे सर्वप्रथम, इसलिए इसको भंडारकर विधि भी नाम याद करते हैं। भंडारकर विधि। रामगोपाल भंडारकर। इसमें क्या होता है कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश के हिंदी में ट्रांसलेट करना, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में, अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में, अंग्रेजी के पद्यांशों को हिंदी में। प्राइमरी क्लास में स्कूल नाम है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे विद्यालय। जैसे ही हम 7वीं 8वीं में जाएंगे, मेरा स्कूल का नाम ये है, उसको ट्रांसलेट कराएंगे। और 12वीं 10वीं में जाएंगे, स्कूल पर एक निबंध लिखिए। तो कहने का मतलब एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, व्याकरण का अनुवाद करना। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको दोनों व्याकरणों की जानकारी होना चाहिए। अगर कोई हिंदी से अंग्रेजी में करवा रहा है, अंग्रेजी से हिंदी में करवा रहा है, तो उसको इंग्लिश ग्रामर भी आनी चाहिए और काफ़ी मात्रा में हिंदी ग्रामर भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी वो लिख ही नहीं पा रहा है, सिर्फ इंग्लिश नहीं, या फिर हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश नहीं पढ़ा पा रहा है, तो ये विधि उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोनों भाषाओं का व्याकरण ज्ञान होना जरूरी है। तो शिक्षक को है वो दोनों भाषाओं का व्याकरण ज्ञान होना क्या है, जरूरी होता है। इसके अलावा 2-3 चीजें और लिख लो। व्याकरण का ज्ञान ही इस विधि का मुख्य विषय है। ओनली ऑल ग्रामर, इसके अलावा पाठ वगैरह नहीं पढ़ाए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि देखो, एक इस विधि को मैं थोड़ा अंतर बता देता हूँ। पहले जो हमने विधि पढ़ी थी ना, उस विधि में और इस विधि में अंतर क्या है। भाषा प्रयोगशाला विधि वो भी एक ग्रामर की विधि थी वैसे, हालांकि ठीक है वो पाठों में प्रयोग होती है। उसमें और व्याकरण अनुवाद विधि में है कि वहाँ क्या कर रहा है कि टीचर बच्चा जो है वो बैठा बैठा सुन रहा है लिंगुआ फोन के माध्यम से, तो वहाँ सुनना और सुन के वापस बोल रहा है। कविता सुन रहा है और कविता को उसके साथ साथ बोलना, तो सुनना और बोलने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था उस विधि में। अब यहाँ देखो ट्रांसलेट किया जाता है तो सुनना और बोलना ही नहीं है, यहाँ पढ़ना और लिखना ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस विधि में पढ़ने व लिखने पर अत्यधिक बल दिया जाता है। पढ़ने और लिखने पर इस विधि में जो है वो अत्यधिक बल दिया जाता है। तो इसके 2-3 दोष हैं। अब इसका दोष ऐसा है कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि छोटी कक्षाओं में जो है वो व्याकरण का ज्ञान ज़्यादा नहीं करवा सकते हम। उनको क्या कर सकते हैं कि पाठ के साथ साथ ही भाषा संसर्ग विधि से अध्ययन करवाया जाता है। व्याकरण का ज्ञान छोटी कक्षाओं में किससे करवाया जाता है, भाषा शिक्षण। तो अगर आपको पूछे तो छोटी कक्षाओं में इसका मेथड बहुत कम यूज में होता है, ये उच्च कक्षाओं में भी उपयोगी है। ये इसका दोष हो गया, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। एक दोष ये क्या, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये दोष नहीं है। इसका दोष ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा इसमें एक और है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भाषा का ही ज्ञान दिया जाता है, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, अन्य पक्ष जो है भाषा के उपेक्षित रह जाते हैं। तो देखो, विद्यार्थी को भाषा सिखाने की बजाय भाषा शास्त्री बनाने पर बल देती है। ये विधि क्या करती है, विद्यार्थी लक्ष्य क्या होता है शिक्षकों को कि भाई
विद्यार्थी को भाषा सिखा दी जाए, भाषा का ज्ञान करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ क्या करता है कि ट्रांसलेट करवाया उर्दू का इसमें, हिंदी का संस्कृत में, संस्कृत का हिंदी में, तो वहाँ क्या बना रहा है, उसको भाषा शास्त्री बना रहा है, भाषा शास्त्र का ज्ञान करवा रहा है। एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज, ऐसा नहीं। हमारा क्या है, उसका भाषा का नॉलेज होना चाहिए कि चलो इंग्लिश भाषा कैसे बोली जाती है, हिंदी कैसे बोली जाती है, इसका ग्रामर कैसा, इतना ही पता लगाना। लेकिन इसमें तो क्या होता है कि पूरा का पूरा उसको शास्त्रीय ज्ञान दे दिया जाता है। तो इसके दो दोष है, एक तो उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, निम्न कक्षाओं के लिए नहीं है, ये दोष है। एक इसमें भाषा का ज्ञान जो सीमित ज्ञान देना चाहिए था, भाषा का जो ज्ञान देना चाहिए उसकी बजाय उससे ज़्यादा आगे बढ़कर उसको भाषा शास्त्र या भाषा शिक्षा पर बल इसमें मिलता है। ये इस विधि का क्या हो गया, दोष हो गया। इसके अलावा इसमें लिखा जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि इसमें मौखिक अभ्यास जो है वो बहुत कम मिलता है। बच्चों को उच्चारण कराने पर बल कम दिया जाता है। वो नियमों को, सूत्रों को ये बताएगा बार बार, इसमें ये होता है, इसको इसमें हो जाएगा, एक्टिव ऐसे, पैसिव में ऐसे हो जाएगा, हिंदी को करने से पहले कर्म पहले आएगा, क्रिया बाद में आएगी, इसमें कर्म से पहले क्रिया। करने का मतलब इसमें अलग अलग बच्चों को बोलने का अवसर ज़्यादा नहीं मिलता है, बल्कि इसमें उसको पढ़ने और लिखने का अवसर ज़्यादा मिलता है। तो ये हो गया आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। इसको लिखो आप। हाँ भाई, चलो आज की आखिरी विधि देख लेते हैं हम। आखिरी विधि आज की समवाय सहयोग और समवाय सहयोग और संयुक्त विधि। इसके अलावा हाँ आगे बढ़ लेंगे इसके। समवाय, सहयोग और संयुक्त। हो सकता है समवाय का नाम आपको पता नहीं चला हो, लेकिन सहयोग और संयुक्त तो पता चल गया। संयुक्त का मतलब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई, सहयोग का मतलब सभी का सहयोग लेते हुए, और समवाय का मतलब होता है सामूहिक या समूह है साथ में। ये एक नवीन विधि है, एक नाम और है इसका, ये नवीन विधि। एक और नाम है इसका भाई, संश्लेषण और विश्लेषण। ये नवीन विधि है भाई। इतने नाम हो गए इसके, समवाय, सहयोग, संयुक्त, नवीन, संश्लेषण, विश्लेषण। 1 2 3 4 5 नाम है। नाम ही याद कर लेना। अब क्या हुआ कि अलग अलग तरह से विधियाँ, हर विधि में गुण है, हर विधि में दोष है, हर विधि की अपनी एक स्पेशल विशेषता है, हर विधि का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है, कमियां भी है, दोष भी है, गुण भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, आलोचनाएं भी उनकी होती है, प्रत्यालोचनाएं भी होती है, कोई छोटी कक्षाओं के लिए, कोई बड़ी कक्षाओं के लिए। नवीन जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने एक तर्क दिया कि कहीं आप भाषा संसर्ग विधि पढ़ा रहा है, कोई व्याख्यान विधि पढ़ा रहा है, कोई पर्यवेक्षित विधि से प्रयोग कर रहा है, कोई भाषा प्रयोगशाला विधि से प्रयोग कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। और किसका दिमाग काम किया होगा इतना, आपका वो, मेरा भी नहीं किया होगा। इतनी देर आप कम से कम 7वीं या 8वीं क्लास, 5वीं या 6वीं क्लास चल रही है अपने शिक्षण विधियों की, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, और मैंने भी नहीं सोचा, और जो भी भाषा शिक्षण का अध्ययन करते हैं वो भी कभी नहीं सोचते। इस विधि में, ये नवीन विधि, ये नई विचारधारा की विधि है। उन्होंने एक बात कही कि हम ऐसे क्यों करते हैं, एक काम करो कि जो सभी भाषाओं की जो विधियाँ हैं, अर्थात सभी भाषा में जो अच्छे अच्छे तत्व हैं, सभी भाषाओं में अच्छे अच्छे जो स्किल्स हैं, सभी भाषाओं में अच्छे अच्छे मेथड हैं, अर्थात
एक टीचर अगर क्लास में पढ़ाने आता है तो वो ये टारगेट करके क्यों आता है कि मैं भाषा संस्कृत विधि से पढ़ाऊँगा, वो टारगेट करके क्यों आता है कि मैं व्याख्यान विधि से पढ़ाऊँगा, वो टारगेट करके क्यों आता है मैं प्रयोग से विधि से पढ़ाऊँगा, मैं भाषा प्रयोगशाला से पढ़ाऊँगा, मैं आगमन से पढ़ाऊँगा, मैं निगमन से पढ़ाऊँगा, ऐसे क्यों करता है। शिक्षक की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी विधियों को मिलाकर पढ़ा दिया जाए। और बात भी सही है कि आगमन विधि से भी पढ़ा दो, पढ़ाते पढ़ाते बीच में निगमन भी डाल दो और बीच में थोड़ी सी व्याख्या भी कर दो और कोई यंत्र उपलब्ध भी करवा दो, साथ में यंत्र पढ़े रहे साथ 5 मिनट के लिए यंत्रों के लिए कर दो, 10 मिनट मौन वाचन दे दो। ये बात अच्छी लगी भाई कि हाँ ये ठीक है कि सभी विधियों को मिलाकर सहयोग, सभी का सहयोग, सभी को संयुक्त करके सभी को एक समूह में, ये नवीन है, ये नवीन विचारधारा के साथ संश्लेषण विश्लेषण सभी को जोड़ तोड़ के एक ऐसे मेथड से पढ़ाया जाए कि जिसमें दोष रहा ही नहीं, उसके गुणों ही गुणों से पढ़ाया जाए। कितनी अच्छी बात कही है और कितनी अच्छी विधि है ये। अब क्या पढ़ाएं इसमें आपको, और न जाने कितना इसमें लिखा हुआ है, ये विधि है, ये है, वो है, फलाना ढीकना। अरे कुछ नहीं, इन्होंने ये कहा है सारांश में बात। अब कोई कहता है इस विधि 4 लाइनें लिखता है, फिर कहता है इस विधि को नवीन विधि भी कहा जाता है, इस विधि को संश्लेषण विश्लेषण विधि भी कहा जाता है, इसको बाद में आगे जाके सहयोग विधि कहा जाने लगा और आजकल इसको संयुक्त विधि भी कहते हैं। फलाने विद्वान ने ये कहा, ढिकाड़े विद्वान ने ये कहा। अरे किसी ने कुछ नहीं कहा, आप नाम याद रखो पहले। समवाय विधि समूह में पढ़ाया जाए, सभी विधियों को सहयोग, सभी विधियों के सहयोग से, सभी विधियों को संयुक्त रूप से, सभी विधियों को संश्लेषण विश्लेषण जोड़ तोड़ के और नए रूप में प्रस्तुत करें, अर्थात नया मेथड है ये। तो जो विधियों के गुण है उसके हिसाब से पढ़ा दिया जाए। अगर लगता है कि कोई पाठ पढ़ा रहा है और उसे लगा कि इस पाठ का यही संधि विच्छेद बताना है, भाषा संस्कृत विधि से करना है, तो वो बता दो वहीं पे। पढ़ाते पढ़ाते उसे लगता है कि नहीं भाई थोड़ा व्याख्यान करेंगे इसका, तो व्याख्यान विधि से कर दो। व्याख्यान विधि के बीच में हरभट्ट का पंचपदीय विधि में से कोई एक पद पढ़ा दो, अच्छे से लगता है कि ये हरभट्ट की जो आपका जो नियमित जो तुलना और सहयोग वाला पद है वो यहाँ पे अच्छा बैठेगा, तुलना करने से मजा आएगा, इस पाठ में तुलना करने से ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, तो तुलना और सहयोग कर दो, बाकी के 4 पद छोड़ दो, बीच में व्याख्या पद दे दो, व्याख्या विधि का प्रयोग कर दो। और फिर लगता है कि ये कोई साइंस का टॉपिक है या बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो कोई भाषा प्रयोगशाला यंत्र ला के खड़ा कर दो कि परख नली से कुछ चीज़ बतानी है तो वो ले आओ, यंत्र से बता दो। तो सभी विधियों की अच्छे तत्व ग्रहण करके बच्चों को पढ़ाना समवाय विधि, संयुक्त विधि, सहयोग विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि और नवीन विधि कहा जाता है। लिखो भाई इसके अंदर, देखो सभी शिक्षण विधियों की अच्छी बातों, कई जगह इसके नाम तत्व लिखा हुआ आएगा, तत्वों को लेकर पढ़ाई जाने वाली विधि। सभी शिक्षण विधियों में से अच्छे अच्छे तत्व, अच्छी अच्छी बातें करो व सीखो पर आधारित है। अपने आप करो और सीखो, जैसे लगता है टीचर को इस विधि से ऐसे करना है, करो, सब सिद्ध करो। इसका एक नाम और मिल जाएगा, ये स्वाभाविक विधि है। जो लगता है स्वाभाविक रूप से इस मेथड से पढ़ाना है, मैं बीच में परंपरागत विधि से पढ़ाऊंगा भाई, तो ये एक स्वाभाविक विधि भी है ना, स्वाभाविक तरीके से पढ़ाया जाता है इसमें। चलो भाई, तो कुल मिला के अब एक क्लास और बचेगी मेरे हिसाब से शिक्षण विधियों की। इसके अलावा जो टॉपिक बचेंगे जैसे सतत व्यापक मूल्यांकन है और एक उपलब्धि परीक्षण है, शायद निदानात्मक है, उपचारात्मक नहीं निदानात्मक है, उपलब्धि परीक्षण है, भाषागत मूल्यांकन है। एक क्लास बनेगी आपकी शिक्षण विधियों की और इसके अलावा ट्यूशन वगैरह, और उम्मीद और कोशिश करेंगे अगर PDF होगी तो PDF बना के आपको अवेलेबल करवाएं। फिर भी आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपनी किताब का सहारा ज़रूर लें। और इसी के साथ में आज की क्लास की हम समाप्ति कर देते हैं।
धन्यवाद।